हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल OWE अकेडमी में। आज हम जो बात करेंगे क्लास 10th का जो टॉपिक है वो है प्रकाश, और प्रकाश के बारे में हम अच्छे से जानेंगे। आपका जो है फिजिक्स का ये पहला ही चैप्टर है क्लास 10th का, ठीक है ना। तो इसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। इसके अंदर जो है हम प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, प्रकाश क्या होता है और प्रकाश के प्रकार क्या क्या हैं, यानी कि प्रकाश कहाँ कहाँ से हमें मिलता है, ठीक है ना, और प्रकाश की क्या क्या घटनाएं होती हैं, इन सब के बारे में हम लोग जो है बात करेंगे, ठीक है ना। तो ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं, लेकिन उस शुरू करने से पहले 2025 बोर्ड परीक्षा जिन बच्चों की है वो बच्चे यहाँ से अब अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है उन लोगों ने, अगर वो यहाँ से भी पढ़ना शुरू करते हैं तो उनके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। अभी भी कोई ज़्यादा देर नहीं हुई है। अभी भी आपके पास में 3 महीने का करीबन टाइम है। 3 महीने के अंदर अंदर आप लोग जो है अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज का हम जो है ये चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। आपका जो चैप्टर है प्रकाश, ठीक है ना। देखते हैं इसमें सबसे पहले हम समझेंगे प्रकाश की परिभाषा, प्रकाश क्या है सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे, ठीक है ना। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश देखिए, जैसे कि हम जो काम करते हैं कुछ भी, चाहे पढ़ते हैं या स्कूल जाते हैं, बैग उठाते हैं स्कूल का, तो ये सब काम करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? हमें चाहिए होती है ऊर्जा, एनर्जी हमें चाहिए होती है। तो ये सारा काम करने के लिए हमें ऊर्जा कहाँ से मिलती है? हमें ऊर्जा कहाँ से मिलती है भाई? हमें ऊर्जा मिलती है खाने से, ठीक है ना। हम लोग खाना खाते हैं, खाना खा करके हमें क्या आती है? एनर्जी आती है, ऊर्जा आती है, और जिसके द्वारा हम कार्य कर सकते हैं। कार्य करने के लिए हम लोग जो सक्षम हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही सर, जैसे कि कार्य करने के लिए हम लोगों को ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है जो कि हमें खाने से मिलती है, इसी प्रकार से हम वस्तुओं को जो देखते हैं, ठीक है ना, जितनी बार भी वस्तुएं हम अपने आसपास के क्षेत्र में देखते हैं, व्यक्तियों को देखते हैं, वस्तुओं को देखते हैं, जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, जितनी चीज़ों को हम लोग आंखों से देखते हैं, उन सबको देखने के लिए भी हमें एक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और उसी ऊर्जा का नाम जो है वो प्रकाश है, ठीक है ना। जितनी बार भी वस्तुएं हम देखते हैं, उन वस्तुओं को देखने के लिए जो ऊर्जा की हमें आवश्यकता होती है, उसी ऊर्जा को ही हम जो है क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं, ठीक है ना। तो एक तरीके से प्रकाश क्या है? प्रकाश जो है ऊर्जा का ही एक रूप है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं, ठीक है ना। परिभाषा किस तरीके से लिखते हैं कि प्रकाश वह ऊर्जा है जो कि हमारे नेत्रों की संवेदना को, सेंस को, ठीक है ना, जागृत कर वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करती है, ठीक है ना। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक तरीके से ऊर्जा है जो हमारे नेत्रों के सेंस को जो है क्या कर देता है? एक्टिवेट कर देता है ये एनर्जी, जिससे कि हम वस्तुओं को देख पाते हैं, ठीक है ना। प्रकाश ऊर्जा का रूप है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख पाते हैं। देखो बेटा, जितनी भी वस्तुएं आप देख रहे हो, अगर अंधेरा कर दिया जाए जिस कमरे में आप बैठे हो, ठीक है ना, उसी कमरे में अगर हम अंधेरा कर दें तो उस कमरे में जितने बार सामान आप लोगों के सामने रखे हुए होते हैं वो सामान आपको नजर नहीं आएंगे, ठीक है ना। उन सामानों को देखने के लिए हम कमरे की लाइट चालू करेंगे, ठीक है। स्विच को जैसे ऑन करेंगे हम लोग, लाइट चालू होती है, हमें वस्तुएं दिखने लगेंगी। जब तक लाइट हम लोग ऑन नहीं करेंगे हमें कमरे में रखी हुई कोई भी वस्तु नजर नहीं आएगी, क्योंकि उस समय तक हमारे पास वो ऊर्जा थी नहीं जिसके द्वारा वस्तुओं को देखा जाता है। वो ऊर्जा का नाम ही क्या है? प्रकाश, जिसको हम लाइट कहते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं इसके बाद क्या है।
इसके बाद है प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के स्रोत जैसे कि देखिए भोजन के स्रोत नहीं होते सर, भोजन के क्या स्रोत होते हैं? भोजन हमें कहाँ से मिलता है? भोजन हमें कहाँ से मिलता है बेटा? भोजन हमें पेड़ पौधों से मिलता है, जानवरों से मिलता है, ठीक है ना। तो हमें जहाँ से भोजन मिलता है वो हमारे लिए क्या हो जाएंगे? भोजन का स्रोत। यानी कि कार्य करने के लिए हमें भोजन जो करना पड़ता है उसके लिए जो ऊर्जा के स्रोत हो गए। भोजन जो है एक ऊर्जा का स्रोत है, लेकिन ये भोजन कहाँ से मिलता है? जानवरों से या पेड़ पौधों से, ठीक है ना। तो वो हमारे लिए क्या हो गए? वो भी एक ऊर्जा का स्रोत हो गए, जहाँ से कि हमें क्या मिल रही है? कार्य करने के लिए जो भोजन चाहिए, यानी जो ऊर्जा चाहिए वो हमें भोजन से मिलेगा और भोजन इनसे मिलेगा। तो इनडायरेक्टली ये भी जो है ऊर्जा के ही स्रोत हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही प्रकाश के स्रोत क्या क्या हैं सर, जहाँ से हमें प्रकाश मिलता है? तो देखिए प्रकाश के जो स्रोत होते हैं सर वो दो होते हैं। कितने होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। कौन से होते हैं दो प्रकार? तो पहला प्रकार है आपके सामने दीप्त प्रकाश स्रोत, लुमिनियस लाइट सोर्स, ठीक है ना। लुमिनियस लाइट सोर्स होते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत होते हैं। देखिए दीप्त प्रकाश स्रोत कौन से होते हैं? मैं बात कर रहा हूं क्या, जहां से हमें प्रकाश मिलता है। तो हमें दो तरीके से मिलता है, एक तो दीप्त से और दूसरा होता है अदीप्त, नॉन लुमिनियस लाइट सोर्स, ठीक है ना। अदीप्त प्रकाश स्रोत, हम दीप्त स्रोत की हम बात करेंगे। तो दीप्त स्रोत वो होते हैं बेटा जो खुद ही प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं उन्हीं को हम दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपके सामने ये इमेज है, ठीक है ना। पहली इमेज आपके सामने जो है एलईडी बल्ब की है। एलईडी बल्ब लाइट का कनेक्शन लेते ही खुद से लाइट एमिट करता है, खुद से ही प्रकाश उत्पन्न करता है। और सूर्य भी स्वयं, देखिए हंसता खिलखिलाता हुआ सूरज है आपके सामने, ठीक है ना। ये खुद ही क्या करता है? प्रकाश उत्पन्न करता है बेटा, ठीक है ना। तो जो प्रकाश स्रोत स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं उनको हम कहते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत, ठीक है ना। परिभाषा क्या हो जाएगी? वे स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, उत्पन्न करते हैं, दीप्त स्रोत कहलाते हैं या दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। स्रोत कहलाते हैं। जैसे कौन? जैसे कि यह सूर्य, ठीक है। जैसे ये एलईडी बल्ब, एलईडी बल्ब, मोमबत्ती, लालटेन, बहुत सारे जो है जिनसे हमें प्रकाश मिलता है वो सब हमारे लिए दीप्त प्रकाश स्रोत का कार्य करते हैं, ठीक है ना। ये एकदम क्लियर हुआ। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट अदीप्त। बताया ना दो प्रकार के होते हैं, एक दीप्त और एक अदीप्त। अब अदीप्त प्रकाश स्रोत कौन से होते हैं? देखिए ये कुर्सी है, कमरे में रखी हुई है, हम लोगों को दिख रही है, ठीक है। कैसे दिख रही है? हमने कमरे की लाइट जैसी ऑन करी, कमरे की लाइट ऑन करते ही कमरे में रखी हुई कुर्सी हमें दिखने लगी। तो हुआ क्या? जो एलईडी बल्ब लगा हुआ था उस बल्ब से लाइट इस कुर्सी पर पड़ी और इस कुर्सी से टकरा करके हमारे आंखों पर आई, ठीक है ना। तो हुआ क्या पूरे इस प्रोसेस के अंदर कि जो एलईडी बल्ब जला हुआ था, इस तरीके से मान लीजिए यहां पर एक बल्ब है, ठीक है ना। जैसे ही हमने इसको जलाया तुरंत प्रकाश इसके ऊपर पड़ा और इससे टकरा करके हमारे नेत्रों पर, ऐसे करके मान लीजिए यहाँ पर कोई बच्चा खड़ा हुआ है, ये इसके नेत्रों पर पड़ा तो इसको वस्तु दिखने लगी, ठीक है ना। तो ये कैसे प्रकाश का स्रोत बना? इस लड़के को जो ये खड़ा हुआ है, जिसका नाम आप कुछ भी मान सकते हैं, इसका नाम एग्जाम्पल के लिए आप मान लीजिए बिल्लू, ठीक है ना। तो बिल्लू जो खड़ा हुआ है, बिल्लू, ठीक है ना, कैसा नाम है? बिल्लू, अच्छा नाम है वैसे, कोई नहीं, ठीक है ना। बच्चे का नाम क्या है? बिल्लू। अब बिल्लू को जो ये चेयर दिख रही है वो कैसे नजर आ रही है? इसे केवल इसके नेत्रों पर जो प्रकाश आ रहा है वो इससे ही आ रहा है, तो इसको वस्तु नजर आ रही है। लेकिन एक्चुअल में प्रकाश यहां से आया,
प्रकाश इस बल्ब से आया और इस बल्ब से इस चेयर पर पड़ा, इस कुर्सी पर पड़ा और कुर्सी से टकराने के बाद बिल्लू की आंखों पर गया, ठीक है ना। तो ये एक तरीके से प्रकाश का स्रोत बना, लेकिन अदीप्त। जो स्रोत दीप्त प्रकाश स्रोत की मदद से चमकते हैं, ये दीप्त स्रोत ही तो हुआ जो प्रकाश उत्पन्न कर रहा है। तो यानी कि जो वस्तुएं दीप्त स्रोतों की सहायता से दिखाई देती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं अदीप्त प्रकाश स्रोत। ठीक है, एक और एग्जाम्पल है चंद्रमा, मून आपके सामने है यहाँ पर, मून, ठीक है ना। ये है आपके सामने सर चंद्रमा, ठीक है। अब क्या है ये? चंद्रमा। चंद्रमा कैसे चमकता है? हर बच्चा जानता है कि चंद्रमा जो है सर वो तो सूरज के प्रकाश से चमकता है। किससे चमकता है? सूरज के प्रकाश से चमकता है। अरे बोलो हाँ अगर समझ में आ रहा है तो, ठीक है ना। यानी कि जो आपका चंद्रमा है, मून है, वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है, दूसरे के प्रकाश से चमकता है, और सूरज जो है वो खुद प्रकाश उत्पन्न करता है। तो ये तो हुआ भैया आपके लिए दीप्त स्रोत। और जो इसके प्रकाश की वजह से चमक रहा है वो कौन हुआ? अदीप्त स्रोत, अदीप्त प्रकाश स्रोत, अदीप्त प्रकाश स्रोत, ठीक है ना। यानी कि जो भी वस्तुएं जो दीप्त प्रकाश स्रोतों की सहायता से चमकती हैं उन्हें अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे कि आपके पास में कुर्सी हो गई, चंद्रमा हो गया, मेज हो गई, कुर्सी हो गई, आपका बैग हो गया, आपकी टेबल हो गई, ठीक है ना, ये सब वस्तुएं, ठीक है बेटा। इसके बाद में नेक्स्ट अब पढ़ेंगे हम लोग जो है प्रकाश के गुण, ठीक है ना। प्रकाश के अंदर क्या गुण होते हैं उन गुणों को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना, एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट। देखिए पहला जो गुण होता है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश बेटा सीधी रेखा में, सीधी रेखा में गमन करता है, ठीक है ना। जैसे कि आप एकदम सीधी रेखा में गति करते हैं, आप सीधा घर से स्कूल जाते हैं, ठीक है ना, बीच में कहीं अटकते नहीं है ना, क्या अटक जाते हैं कहीं ना कहीं बीच बीच में, ठीक है ना। तो जो सीधी रेखा में ये गमन करता है ये इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है प्रकाश जो है वायु में भी और निर्वात में भी गमन कर सकता है। प्रकाश वायु तथा निर्वात में, निर्वात में गमन, गमन का मतलब होता है चल सकता है, गमन कर सकता है, ठीक है ना। प्रकाश जो है वायु में भी चल सकता है और निर्वात में भी चल सकता है, ठीक है ना। और निर्वात या वायु में जो प्रकाश की चाल होती है, निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक है। याद रखेंगे कितनी होती है प्रकाश की चाल निर्वात या वायु में? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। दूसरा, जो पारदर्शी पृष्ठ होते हैं, पारदर्शी पृष्ठ से प्रकाश का अपवर्तन होता है। पारदर्शी पृष्ठ से प्रकाश का अपवर्तन होता है। अपवर्तन मतलब प्रकाश भटक जाता है, मुड़ता हुआ चलता है टेढ़ा मेढ़ा होकर के, ठीक है ना। और अपारदर्शी, क्या? अपारदर्शी, अपारदर्शी पृष्ठ से प्रकाश का क्या होता है बेटा? परावर्तन होता है, ठीक है। प्रकाश का क्या होता है? परावर्तन होता है, मतलब टकरा करके प्रकाश लौट आता है, ठीक है ना। ये 5 प्रॉपर्टीज जो है प्रकाश की आपके सामने, ठीक है। आसानी से आप लोग इनको पढ़ लें, कोई समस्या हो तो बताएं आप लोग आगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए
प्रकाश का परावर्तन। अभी अभी लास्ट पॉइंट आया ना कि अपारदर्शी पृष्ठों पर क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है बेटा। ठीक है, तो क्या होता है प्रकाश का परावर्तन? देखिए आपके सामने एक इमेज है, इस इमेज में आप देख रहे होंगे कि ये जो टॉर्च है, ये आपको टॉर्च नजर आ रहा है, इससे ये लाइट निकल रही है सर, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से ये लाइट निकल रही है और ये किसी पृष्ठ पर पड़ी, और ये पृष्ठ कैसा है बेटा आपके लिए? अपारदर्शी। अपारदर्शी पृष्ठ कैसा है? अपारदर्शी। ठीक है ना, पृष्ठ है ये अपारदर्शी। और जैसे ये इस पर पड़ा, इस पर पड़ने के बाद में ये प्रकाश इस पृष्ठ पर पड़ा और पड़ने के बाद तुरंत ही क्या हो गया? ये रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है ना, ये परावर्तित हो गया, यानी टकरा करके वापस लौट आया। जब प्रकाश किसी चिकने अपारदर्शी पृष्ठ पर पड़ता है तो उससे टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट आता है। यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक है ना, जब प्रकाश किसी पारदर्शी नहीं, अपारदर्शी किसी अपारदर्शी चमकदार पृष्ठ पर टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आता है। ठीक है, लौट आता है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक है ना, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक है ना, जितनी बार भी वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, जो अपारदर्शी वस्तुएं होती हैं, वो जो भी हमें दिखाई देती हैं, वो सब की सब जो है प्रकाश के परावर्तन के कारण ही दिखाई देती हैं। ठीक है ना, जैसे ही प्रकाश इस बोर्ड पर पड़ेगा, ये बोर्ड मुझे दिखाई दे रहा है, आप लोगों को भी दिखाई दे रहा है, तो ये कैसे दिखाई दे रहा है कि प्रकाश इसके ऊपर पड़ रहा है, देन इसके बाद में से टकरा करके मेरे आंखों पर आ रहा है, तब ये बोर्ड मुझे आसानी से दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, प्रकाश के परावर्तन के कारण ही हमें ज़्यादातर वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, सभी वस्तुएं हमें प्रकाश के परावर्तन के कारण ही दिखाई देती हैं। नेक्स्ट है अब परावर्तन के नियम। ठीक है ना, क्या है? परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम क्या है? परावर्तन के नियम देखिए एक बार फिर से इसी इमेज को देखते हैं एक बार फिर से। इस इमेज में पहला नियम ये कहता है, देखिए जो ये किरण इस टॉर्च से आ रही है, आने वाली किरण को तो हम कहेंगे सर आपतित किरण। क्या कहेंगे? आपतित किरण। आपतित किरण। और जाने वाली किरण को हम कहेंगे परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। ठीक है ना, जो टकराए, जो आई वो तो आपतित और जाने वाली हो गई परावर्तित किरण। ठीक है ना, एक बीच में इस तरीके से एक लाइन खींच दी जाती है। ठीक है बेटा, जिसको कि हम कहते हैं अभिलंब। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? अभिलंब। इसे हम कहते हैं अभिलंब। तो पहला नियम यह कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों के तीनों एक ही तल पर होते हैं। नीचे जो तल रखा हुआ है ब्लू कलर का, ये इसी पर माने जा रहे हैं। ठीक है ना, तो ध्यान रखना पहला नियम क्या है? पहला नियम है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण
परावर्तित किरण। और देखिए बेटा, जिस बिंदु पर लाइट पड़ती है उसको बोलते हैं हम आपतन बिंदु। जिस पर लाइट पड़ रही है उसको क्या बोलते हैं हम? आपतन बिंदु। तो ये अभिलंब किस पर है? आपतन बिंदु पर लंब है। किस पर लंब है ये? आपतन बिंदु पर। तो हम कहेंगे आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब। आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण और आपकी परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों के तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, पीछे देखेंगे आप तो दूसरा है भैया सिस्टम। इसमें पहला नियम तो क्लियर हो गया। दूसरा नियम ये है, देखिए अभिलंब के साथ में जो आपतित किरण कोण बना रही है इसको बोलते हैं हम आपतन कोण आई। इसको अपन क्या बोलते हैं? आपतन कोण। ठीक है, और जो ये आपका जाने वाला कोण है, जो आपका ये जाने वाला कोण है, जो जाती हुई किरण, जो अपवर्तित किरण है, जो ये जो कोण बना रही है इसको बोलते हैं हम आर, जिसको कि हम कहते हैं परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन कोण। इसको हम क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। देखिए बेटा, जितने कोण पर ये आएगी इस अभिलंब के साथ में बनाती हुए, जितने पर भी आएगी, जितने भी एंगल पर ये आएगी, उतने ही एंगल पर ये फिर परावर्तित भी होगी। ठीक है, दूसरा नियम ये कहता है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है ना। तो दूसरा लॉ क्या है? दूसरा लॉ है बेटा कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, दो नियम है इसके परावर्तन के। पहला नियम था आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है ना। ठीक है बेटा, तो ये दोनों इसके नियम हो गए। अब इसके बाद में जो टॉपिक आएगा आपके लिए, ठीक है, परावर्तन हमने समझ लिया अच्छे से, परावर्तन में कोई दिक्कत नहीं। प्रकाश के बारे में हम लोगों ने समझ लिया अच्छे से, तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत है तो कमेंट करें। लाइव वीडियो चाहते हैं तो भी कमेंट करें, मैं लाइव सेशन दूं आप लोगों को। ठीक है, लाइव जो भी आपके डाउट हुआ करेंगे उनको मैं लाइव लिया करूंगा, इस बात की आप टेंशन बिल्कुल ना लें। ठीक है ना। तो चलिए और बात कर लेते हैं इसके बाद में। इसके बाद में जो मैं बात करूंगा वो आपके लिए होगा क्या? अब हम बात करने वाले हैं सर दर्पण के बारे में। किसके बारे में अपन लोग बात करेंगे अब? दर्पण के बारे में, यानी कि मिरर के बारे में। अगला जो टॉपिक होगा हमारे लिए कौन होगा? मिरर, यानी कि दर्पण। ठीक है, क्या होता है दर्पण? दर्पण क्या होता है? देखिए, कोई भी आपके पास में पारदर्शी पृष्ठ है, उस पारदर्शी पृष्ठ के पीछे आप जो है पॉलिश कर दीजिए, और पॉलिश करने के बाद में जो उसका एक पृष्ठ चमकदार बन जाता है, ठीक है, एक साइड जो चमकदार बन जाती है, उसी चमकदार पृष्ठ को हम कह देते हैं दर्पण। उसी को हम क्या कह देते हैं? दर्पण। यानी कि किसी पारदर्शी पृष्ठ के, किसी पारदर्शी पृष्ठ के एक ओर पॉलिश करके प्राप्त चमकदार पृष्ठ को दर्पण कहते हैं। दर्पण कहते हैं। ठीक है ना।
किसी पारदर्शी पृष्ठ के एक और पॉलिश करके प्राप्त चमकदार पृष्ठ को हम क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं बेटा। और दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। ठीक है ना, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। देखिए जैसे कि आपके पास में कोई भी पारदर्शी पृष्ठ है किसी भी प्रकार का, और आप उसके एक और क्या कर दें सर? पॉलिश कर दें। ठीक है ना। पॉलिश के लिए मैंने डॉट 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 ये बना दिए हैं वैसे ही समझाने के लिए। ठीक है ना। आप लोगों के घरों में तो आईना है, उसको तोड़ना। ठीक है ना। और तोड़ करके देखना उसके पीछे जो है एक लाल सी जो है एक लेयर बनी हुई होगी, उससे पहले एक वाइट वाली भी बनी होती है, उसके पीछे लाल वाली चढ़ाते हैं। ठीक है ना। तो उस पॉलिश को करके एक पृष्ठ को हम कैसा बना देते हैं? चमकदार बना देते हैं, जिससे कि हमें अपना चेहरा भी उसमें अच्छे से दिखाई देता है। ठीक है ना। तो ऐसे करके जो प्राप्त हमें होता है पृष्ठ, उसी को हम क्या कह देते हैं? दर्पण कह देते हैं। दर्पण 2 प्रकार का होता है। कौन सा होता है भाई? कौन सा होता है? जल्दी जल्दी जिन जिन बच्चों को पता है वो भाई कमेंट कर देंगे। ठीक है ना। तो दर्पण होता है 2 प्रकार का। नंबर 1 समतल दर्पण। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्लेन मिरर। प्लेन मिरर। ठीक है। और दूसरा होता है हमारा गोलीय दर्पण। कौन सा होता है? गोलीय दर्पण। ठीक है, जिसको कि हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर। ठीक है। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण 2 तरीके के दर्पण होते हैं। ठीक है। पहले हम समझेंगे समतल दर्पण क्या होता है। क्या? समतल दर्पण। समतल दर्पण प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है? प्लेन मिरर तो प्लेन मिरर जो आपके घरों में है उसी को प्लेन मिरर कहते हैं। और प्लेन मिरर वो होता है जिसका कि पार जो आपका पृष्ठ होता है, जो परावर्तित वाला जो पृष्ठ होता है वो एकदम से कैसा होता है? समतल होता है एकदम से। ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, ये परावर्तक पृष्ठ है आगे का, और पीछे वाला कैसा है? पॉलिशदार पृष्ठ। पीछे पॉलिश हो रखी है, पॉलिशदार पृष्ठ। ठीक है ना। तो वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है? समतल होता है। परावर्तक पृष्ठ समतल होता है। क्या कहलाता है? हेडिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? हेडिंग कहलाता है। आपकी हेडिंग क्या है? समतल दर्पण। समतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, जो घरों में जो आईना है वो समतल होता है। ठीक है बेटा। इसके बाद में दूसरा दर्पण था आपका गोलीय दर्पण। दूसरी हेडिंग क्या थी हमारी? गोलीय दर्पण। स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर। ठीक है। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? आपका गोलीय दर्पण क्या होता है? कि वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है। ठीक है ना। देखिए ऐसे करके हमारे पास में एक गोला है। ठीक है ना। ये गोला थोड़ा सही नहीं बना, मैं ले लेता हूं 1 मिनट। ये रहा, 1 मिनट। ये ठीक है। देखिए ये रहा हमारे पास में एकदम परफेक्ट गोला। वो गोला सही नहीं था, है ना। ठीक है, ये रहा गोला। अब इस गोले में से मैं कोई एक टुकड़ा ऐसे करके काट लूं। ठीक है, ये इतना टुकड़ा मैं काट करके इस तरफ कर लूं, इस तरीके से। ठीक है, और इसके एक साइड में पॉलिश कर दूं कुछ इस तरीके से।
ठीक है। या फिर पॉलिश, कोई कहेगा सर इधर ही क्यों करी आपने, ये तो गलत बात है। अंदर की तरफ करिए आप, जिस तरफ ये दबा हुआ है, तो ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जिस तरफ पॉलिश नहीं है उस पृष्ठ को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बेटा परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, इस साइड को अपन क्या बोलेंगे, इसको परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, और जिस साइड में पॉलिश हो रखी है वो पॉलिशदार पृष्ठ हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, पॉलिशदार पृष्ठ। ठीक है, पॉलिशदार पृष्ठ, ये कैसा पृष्ठ हो जाएगा, पॉलिशदार। इस तरफ भी ये पॉलिशदार पृष्ठ होगा, पॉलिशदार पृष्ठ। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या हुई गोलीय दर्पण की, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है यानी वक्रीय होता है या घुमावदार होता है, उसी को हम गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है ना, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है। कैसा होता है, गोलीय होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। ठीक है बेटा, गोलीय दर्पण कहलाता है, ये गोलीय दर्पण की परिभाषा हो गई। ठीक है ना, अब ये पॉलिश जो हमने करी है, इस पॉलिश के बिहाफ पर, इसके बेस पर हम लोग कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण तो सर दो प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, गोलीय दर्पण हो जाता है सर दो प्रकार का। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे कि गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। ठीक है, गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है बेटा। गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। नंबर एक अवतल दर्पण, अवतल दर्पण यानी जिसको हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। अंग्रेजी में बेटा हम क्या बोलते हैं इसको, कॉनकेव मिरर। दूसरा होता है हमारे पास में उत्तल दर्पण। क्या होता है, उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, एक हो गया आपका अवतल दर्पण, दूसरा हो गया उत्तल दर्पण। देखिए अवतल दर्पण कौन सा होता है, ठीक है, अवतल दर्पण कौन सा होता है, सिंपल डेफिनेशन आप समझ लेंगे। अवतल दर्पण वो होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ होता है। जिस तरफ पॉलिश नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, परावर्तक पृष्ठ। और इस तरफ क्या हो रखी है बेटा, पॉलिश। ठीक है ना, तो जिसका परावर्तक पृष्ठ जो दबा हुआ होता है, दबा हुआ भाग, इसको हम क्या बोलेंगे, दबा हुआ भाग, दबा हुआ भाग। तो जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ होता है वो दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण होता है। ये कौन सा दर्पण है बेटा, अवतल दर्पण। परिभाषा याद रहेगी, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ होता है अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, ये परिभाषा हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग उत्तल दर्पण की बेटा। ठीक है, किसकी, उत्तल दर्पण की हम लोग जो बात करते हैं, उत्तल दर्पण की बात करते हैं। तो इस तरफ का पृष्ठ कैसा होगा बेटा, ये होगा परावर्तक पृष्ठ। जिस तरफ पॉलिश नहीं होती है उसको हम क्या बोलते हैं, परावर्तक पृष्ठ। और पीछे कौन सा पृष्ठ है, ये पॉलिशदार। इस तरफ हो रखी है पॉलिश। ठीक है, परावर्तक पृष्ठ कैसा हुआ है, उभरा हुआ, उभरा हुआ भाग, उभरा हुआ भाग। ठीक है ना, उभरा हुआ भाग। तो कह सकते हैं इसकी परिभाषा में
उत्तल दर्पण की अगर आपको परिभाषा लिखनी हो, उत्तल दर्पण की जो परिभाषा होगी वो ये होगी, वह दर्पण जिसका कि परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है उसे हम जो है क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हुआ आपके सामने उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की परिभाषा। अब बहुत ही आसानी से आप पहचान सकते हैं उत्तल दर्पण और यह जो है अवतल दर्पण को, बहुत आसानी से आप पहचान लेंगे। ठीक है ना, अगर आप हाथ में भी लेकर के इसको देखेंगे ना, तो आप जैसे आईना तो आप जानते ही हैं, पीछे की तरफ पॉलिश हो रही होगी, उसके जिस साइड से दबा हुआ होगा तो वो अवतल हो जाएगा, और अगर जिस तरफ हम अपना फेस देख रहे हैं उस तरफ से अगर वो उभरा हुआ होगा तो वो उत्तल दर्पण हो जाएगा। ठीक है ना बेटा, तो ये दो प्रकार के दर्पण हुए। ठीक है, अब देखते हैं इसके बारे में और भी आगे इनसे संबंधित कुछ परिभाषाएं। ठीक है, दर्पण जो होते हैं उनसे संबंधित कुछ परिभाषाएं भी होती हैं बेटा, कुछ इनके अंग होते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। अगर हमें ये वाले पॉइंट्स अच्छे से आते हैं तो हम जो है बहुत ही आसानी से आगे आने वाले जो है सूत्र हैं उनको हम प्रूफ करेंगे, उनको भी हम समझ सकते हैं। ठीक है ना, और उनसे संबंधित और भी परिभाषाएं हैं और भी फॉर्मूले हम जो हम उनको प्रूफ करेंगे, उनके लिए हमें बहुत ही आसानी होने वाली है। ठीक है ना, अगर हम इन परिभाषाओं को समझ लेते हैं तो। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो हम सीखेंगे, सबसे पहले हम समझेंगे जो है दर्पण का ध्रुव। आप पहले ये कह सकते हैं गोलीय दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं। आप हेडिंग क्या लगाएंगे, गोलीय दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं। ठीक है, ये आपकी हेडिंग है, हेडिंग लगाएंगे आप। क्या हेडिंग है, गोलीय दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं। ठीक है ना, पहली परिभाषा क्या है गोलीय दर्पण से संबंधित, वो है बेटा ध्रुव, वो है बेटा ध्रुव, पोल, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, पोल हम लोग कहते हैं। ठीक है, पोल क्या होता है, तो देखिए दर्पण चाहे आप उत्तल ले लीजिए चाहे अवतल ले लीजिए, गोलीय तो हैं दोनों के दोनों। मैं फिलहाल में मैंने ये कौन सा दर्पण ले लिया है बेटा, ये मैंने ले लिया है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है ये, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण ये मैंने यहाँ पर ले लिया है। अब ये जो भाग है इधर वाला, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इसका हम परावर्तक पृष्ठ। कौन सा पृष्ठ बोलते हैं बेटा, परावर्तक पृष्ठ इसे हम जो है कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होता है बेटा, जो मध्य बिंदु होता है इसको हम कहते हैं पोल, इसी को हम कहते हैं ध्रुव। ठीक है ना, यहां पर हम कहेंगे कि परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। ठीक है, ध्रुव कहलाता है। ध्रुव के बाद में जो दूसरी हेडिंग हमारी आएगी वो आएगी वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। ठीक है बेटा, इसको बोलेंगे अपन सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर इसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इसको हम बेटा सी से व्यक्त करते हैं, जैसे कि ध्रुव को हम कैसे व्यक्त कर रहे थे, पी से, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम सी से करेंगे। देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो देखिए ये आपके सामने गोला है। ठीक है, ये आपके सामने एक गोला है, ये वो गोला है जिससे कि हमने कोई टुकड़ा काटा है, जिससे कि हमने कोई टुकड़ा काटा है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बेटा इसका सेंटर होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं इसका ये सेंटर होगा। ठीक है,
अब ये जो सेंटर है ये इस गोले का सेंटर है, तो ये जो टुकड़ा हमने काटा है इतना सा, ये जो टुकड़ा हमने काटा है इस टुकड़े के लिए भी तो सेंटर यही होगा, इस टुकड़े के लिए भी तो सेंटर यही होगा। मान लीजिए इस टुकड़े को मैंने ऐसे करके बाहर कर लिया इस तरीके से, तो यहाँ पर ये जो सेंटर बना है इसका, ठीक है ना, इस गोले का जो सेंटर था वो इस टुकड़े के लिए भी सेंटर है, ये इस टुकड़े के लिए भी क्या है, केंद्र है। जैसे कि ये इस गोले का केंद्र है, भाई आप प्रकाल रखोगे ऐसे करके तो घुमाओगे, जहाँ पर प्रकाल रखते हो वह क्या हो जाता है, केंद्र हो जाता है, ठीक है। तो ये जो केंद्र इस गोले का है, जो केंद्र इस गोले का है वही केंद्र इस टुकड़े के लिए वक्रता केंद्र होगा, ठीक है ना। ये जो पृष्ठ हमने काटा था वो किसी ना किसी गोले का हिस्सा जरूर होगा। देखिए कोई भी गोलीय चीज होती है वो किसी ना किसी गोले का बेटा हिस्सा जरूर होती है, ठीक है ना। पार्ट होता है किसी एक कंप्लीट गोले का। एक छोटा सा अगर आप कोई गोल चीज ले रहे हैं, अगर उसको आप कंप्लीट करेंगे तो वो भी एक गोले का ही हिस्सा निकलेगी, ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं कि दर्पण जिस गोले का हिस्सा है, दर्पण जिस गोले का टुकड़ा कह सकते हैं या हिस्सा कह सकते हैं, टुकड़ा है, उस गोले के केंद्र को, उस गोले के केंद्र को, उस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं हम, वक्रता केंद्र कहते हैं। कितनी सरल डेफिनेशन है, वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है, वक्रता केंद्र कहते हैं। और छोटी सी बात कि इसको जो है सी से व्यक्त करते हैं। कैसे व्यक्त करते हैं, सी से, कैपिटल सी से इसको हम जो है डिनोट करते हैं बेटा, ठीक है बेटा। बात एकदम क्लियर है, एकदम कोई समस्या नहीं किसी भी बच्चे को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में अगली हेडिंग है, अगली हेडिंग है बेटा आपके लिए, अभी हमने वक्रता केंद्र पढ़ा, अब अपन पढ़ेंगे वक्रता त्रिज्या। क्या पढ़ेंगे अपन अब, वक्रता त्रिज्या, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो देखिए फिर से एक बार बात कर लेते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर की हम लोग, ठीक है। जैसे कि ये हमारे पास में गोला है बेटा, ये गोला है हमारे पास में, इस गोले का कहीं ना कहीं केंद्र होगा जिसको कि हम वक्रता केंद्र के नाम से जानते हैं, ठीक है, जिसको हम वक्रता केंद्र के नाम से जानते हैं बेटा। अब इससे इस परिधि तक की जो दूरी होगी, इस केंद्र से जो इस परिधि तक की जो दूरी होगी, इसी को तो हम त्रिज्या कहेंगे बेटा, कहेंगे या नहीं कहेंगे, इसी को हम त्रिज्या, ठीक है। इसको हम स्मॉल आर से या कैपिटल आर से, स्मॉल आर से या कैपिटल आर से जो है हम इसे डिनोट कर सकते हैं वक्रता त्रिज्या को। वक्रता त्रिज्या को कैसे डिनोट कर सकते हैं हम, कैपिटल आर या स्मॉल आर से, ठीक है ना। तो जिस गोलीय नली का दर्पण हिस्सा है या टुकड़ा है, उसके त्रिज्या को, उस गोले की त्रिज्या को ही हम जो है वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे, दर्पण जिस गोले का टुकड़ा है, उसके केंद्र नहीं, उसकी त्रिज्या को, उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। एक छोटी सी बात और याद रखेंगे इसके बारे में कि इसे स्मॉल आर या कैपिटल आर से व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में अगली जो हेडिंग आएगी, ये शायद तीसरी हेडिंग थी, अब चौथी आएगी, हाँ तीसरी थी, ठीक है, चौथी हेडिंग आएगी अब। चौथी हेडिंग है बेटा मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष,
जिसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो दर्पण होता है बेटा, जो दर्पण होता है, देखिए इस तरफ इसका कहीं ना कहीं केंद्र होगा, तो दर्पण के केंद्र और दर्पण के ध्रुव को, ये ध्रुव है और ये केंद्र है, इसको जो मिलाने वाली रेखा होती है इसको हम कहते हैं मुख्य अक्ष। ठीक है बेटा, हम क्या कहेंगे कि दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मुख्य अक्ष कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ठीक है, मुख्य अक्ष कहते हैं जो रेखा ध्रुव को और वक्रता केंद्र को मिलाती है। ठीक है ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी भी प्रकार की। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसी में फिर हम पांचवी हेडिंग लगाएंगे। पांचवा पॉइंट है इसका संबंधित परिभाषाओं में। पांचवी जो परिभाषा है वो है आपके लिए दर्पण का फोकस या मुख्य फोकस भी इसे कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, फोकस, दर्पण का फोकस या फिर मुख्य फोकस भी इसे हम कह सकते हैं। देखिए क्या होता है ये फोकस। फोकस के बारे में बता देता हूं मैं आपको। एक बार फिर से मैं पूरा एक बड़ा एक गोला ले लेता हूं। ठीक है भैया, ये गोला हम लोगों ने ले लिया, इसका कहीं ना कहीं यहाँ पर केंद्र भी होगा कुछ इस तरीके से यहाँ पर। ठीक है, इसी में से हम टुकड़ा काटेंगे और इसी से हम क्या बना लेंगे? दर्पण। ठीक है, इस तरीके से हमने इसका एक दर्पण बना दिया। इस तरीके से यहाँ तक का ये हमने क्या बना दिया? एक टुकड़ा लेकर के दर्पण बना दिया। इतने हिस्से का एक क्या बना दिया हमने? दर्पण बना दिया। अब जो प्रकाश की किरणें, ये रही आपकी मुख्य अक्ष, ये रहा इसका ध्रुव, ये रहा इसका क्या? ध्रुव भी है। ठीक है, अब जो प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आकर इससे टकराएंगी, जो प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आकर के इस दर्पण से टकराएंगी और टकराने के बाद वापस जिस बिंदु से जाएंगी उस बिंदु को ही हम कहते हैं बेटा फोकस, और इसको हम एफ से डिनोट करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, तो आप कह सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद या दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से जाती है या आती हुई प्रतीत होती हैं, जिस बिंदु से जाती है या आती हुई प्रतीत होती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा? दर्पण का फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। ठीक है, और इसे एफ से व्यक्त करते हैं, कैपिटल एफ से। इसे कैपिटल एफ से व्यक्त करते हैं। किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं किसी भी बच्चे को बेटा। ठीक है, मुख्य अक्ष क्या है कि फोकस क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से जाती हैं या आती हुई प्रतीत होती हैं उसे हम फोकस कहते हैं। ठीक है ना, देखिए
अवतल के केस में, अवतल दर्पण के केस में तो ये प्रकाश की किरण टकरा करके इस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होगी। लेकिन उत्तल की जो प्रवृत्ति होती है बेटा, समझ लीजिए एक तरीके से उत्तल दर्पण को हम अपसारी दर्पण भी कहते हैं, क्योंकि इस पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणें ज़्यादातर फैल जाती हैं इस तरीके से। तो ये मुख्य अक्ष से तो जाएगी नहीं अब रेखा, तो ये आती हुई प्रतीत होती है इस तरीके से। जिस बिंदु से ये आती हुई प्रतीत होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे, दर्पण का फोकस कहेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है फोकस दूरी। ठीक है, अगला क्या है, फोकस दूरी, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। अगली हेडिंग क्या है, फोकल लेंथ। ठीक है ना। फोकस दूरी सीधा सीधा डेफिनेशन है इसका कि ध्रुव से फोकस तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। क्या, ध्रुव से फोकस तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। ठीक है, जो भी यह दूरी होगी और इसको हम स्मॉल एफ से बताएंगे सर। ठीक है, हाँ हम कहेंगे कि दर्पण के ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी, फोकस तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। ठीक है, इसे स्मॉल एफ से व्यक्त करते हैं, इसे स्मॉल एफ से व्यक्त करते हैं, इसे स्मॉल एफ से व्यक्त करते हैं। ठीक है बेटा, इसे स्मॉल एफ से हम लोग जो है व्यक्त करते हैं। अच्छा, एक छोटी सी बात और अपने दिमाग में आप बांधते हुए चलेंगे बेटा कि इसका जो फोकस पॉइंट होता है वो किस तरफ होता है, दाईं तरफ होता है, और अवतल का बाईं तरफ होता है। ठीक है ना। हालांकि इनके बारे में मैं अच्छे से एक बार दोबारा से और बात करूंगा, जो चिन्ह परिपाटी आएगी जब मैं हम बात कर रहे होंगे इनके बारे में, लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान रखना। दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, और इसे स्मॉल एफ से व्यक्त करते हैं। और बेटा जो फोकस दूरी होती है, ये मेन पॉइंट यहाँ पर है, एक नंबर का न्यूमेरिकल भी आता है। जो फोकस दूरी होती है बेटा वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। या फिर यहां से अगर मैं वक्रता त्रिज्या का मान निकालूं, इस 2 को इधर भेज दूं, तो बेटा ये हो जाएगा 2f। यहां पर आप ये भी कह सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। देखिए यहां पर ये फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी है इस सूत्र के हिसाब से। ठीक है, जिन बच्चों पर देखो गृह विज्ञान होती है ना लड़कियों पर, होम साइंस वाली लड़कियां थोड़ा सा कम से समझ पाती हैं, उनको मैथमेटिक्स का थोड़ा सा नॉलेज थोड़ा कम होता है इस वजह से। ठीक है, नहीं मैं इंडिविजुअल मतलब लड़कियों की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मेरा कहने का आशय आपसे ये है कि उनका मैथमेटिक्स थोड़ा सा डाउन होता है, वो इस बात को, इस स्टेटमेंट को भी समझने में थोड़ा सा उन लोगों को समझ में कम आता है। कहने का मतलब ये है पूरा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो फोकस दूरी है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि फोकस दूरी, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, आधी होती है। ये बात बेटा आप लोग याद रखेंगे। ठीक है ना, आधी होती है। और दूसरी बात साथ ही साथ में बेटा ये भी आप लोग याद रखेंगे कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है, इसी का उल्टा है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। कितनी होती है? 2 गुनी होती है। अरे ये तो वही वाली बात हो गई ना कि मैं आपसे 2 गुना बड़ा हूं, इसका मतलब आप मुझसे आधी उम्र के हैं, वही तो बात है बस। वक्रता फोकस दूरी आधी है वक्रता त्रिज्या की, तो वक्रता त्रिज्या 2 गुनी हो गई फोकस दूरी की। ठीक है, अब इसके बाद में हेडिंग है आपके लिए फोकस तल। क्या है बेटा? फोकस तल, फोकस तल, फोकल प्लेन बोलते हैं इसको हम, फोकल प्लेन, फोकल प्लेन। ठीक है बेटा, ध्यान रखेंगे आपका पॉइंट का नंबर शायद रह गया 5 के बाद ये 6वां नंबर था,
और अब जो चल रहा है ये 7वां नंबर है। ठीक है, फोकस तल क्या होता है? तो जो फोकस बिंदु होता है ना बेटा दर्पण का, जो फोकस बिंदु होता है दर्पण का, फोकस बिंदु यहाँ कहीं हम मान लेते हैं, इससे होकर जाने वाला जो तल होता है, एकदम इससे जाने वाला जो लंबवत तल होता है, इसी को हम कहते हैं फोकस तल। ठीक है ना, कि फोकस बिंदु से लंबवत गुजरने वाला तल फोकस तल कहलाता है। फोकस तल कहलाता है। फोकस तल कहलाता है। ठीक है बेटा, और इसके बाद में आखिरी हेडिंग है आपके लिए, और आखिरी हेडिंग का नाम है बेटा द्वारक। क्या? द्वारक। इसको बोलते हैं अपन अपर्चर। अपर्चर। ठीक है ना, अपर्चर क्या होता है बेटा? देखिए, द्वारक मतलब द्वार। दर्पण का जो ये बचा है ना, ये द्वार जितना भी ये बचा है, तो इसी को हम इसका द्वारक बोल देते हैं, जिसको हम बोलते हैं इसका प्रभावी व्यास। जो भी व्यास ये बचा है, ठीक है ना, तो हम कहेंगे दर्पण का प्रभावी व्यास क्या कहलाता है? दर्पण का द्वारक कहलाता है। द्वारक कहलाता है। दर्पण का द्वारक कहलाता है। ठीक है ना, जो दर्पण का प्रभावी व्यास होता है, जो आखिरी व्यास जो होता है, वही क्या होगा? दर्पण का द्वारक होगा। ठीक है ना, तो इतनी जानकारी हम लोगों ने इस चैप्टर के बारे में ली। ठीक है ना, बाकी का जो बचा हुआ पोर्शन है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ठीक है, आप लोगों को अगर यहाँ तक का वीडियो अगर अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक जुड़े रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।